तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक क्लास की जो फिजिक्स है उसके हम प्रॉब्लम्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, इसका जो 10 चैप्टर है वो है जनरल वेव प्रॉपर्टीज, उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जिसका पहला एमसीक्यूज है अ गर्ल थ्रोज अ स्मॉल स्टोन इनटू अ लेक। एक गर्ल है, एक लड़की है जो फेंकती है स्मॉल, एक छोटा सा पत्थर इनटू द लेक, किसी झील के अंदर जो है वो पत्थर फेंकती है। वेव्स स्प्रेड आउट, और वहां पर क्या बनती है? वेव्स स्प्रेड होती हैं, वेव्स फैलना शुरू करती हैं। फ्रॉम वेयर द स्टोन हिट्स, जहां पे पत्थर जाके गिरता है। पत्थर कहां पे गिरता है? वाटर के अंदर, पानी के अंदर। एंड ट्रेवल टू द बैंक ऑफ द लेक, और वही जो वेव्स हैं वो जाके किनारे से टकराती हैं। किसके किनारे से? झील के किनारे से जाके टकराती हैं। शी नोटिस दैट 10 waves are reach the side of the pond. लड़की ये नोटिस करती है, ये देखती है कि जो 10 वेव्स हैं, वो जो 10 वेव्स हैं वो आके पहुंचती हैं। कहां पर पहुंचती हैं? पाउंड पे आके पहुंचती हैं। उनको पहुंचने में ऑफ 5.0 सेकेंड, उन वेव्स को, कितनी वेव्स को? 10 वेव्स को जो पहुंचने में जो टाइम लगता है, जो समय लगता है, वो कितना लगता है? 5.0 सेकेंड्स। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? बताएं फिर इन 10 वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन? तो सबसे पहले स्टूडेंट देखें, हमारे पास क्या गिवन है? 10 वेव्स मींस नंबर ऑफ वेव्स, वेव्स का तादाद। नंबर ऑफ वेव्स मींस क्वांटिटी ऑफ द वेव। कितनी वेव्स है? वेव्स की तादाद कितनी है उसके किससे शो करेंगे? एन से जाहिर करेंगे। कितनी वेव्स है? 10 वेव्स। इन 10 वेव्स को जो टाइम लग रहा है, टाइम को टी से शो करेंगे। कितना टाइम लग रहा है? 5.0 सेकेंड्स। अब हमें क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। इन 10 वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, वो हमें मालूम करना है। तो वी नो दैट, हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम। कितनी वेव्स हुई हैं कितने टाइम में, जितनी वेव्स हुई हैं उसको जब टाइम के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? वेव्स की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। वेरी सिंपल। फ्रीक्वेंसी ये आपका एफ सेम, नंबर ऑफ वेव्स, वेव्स कितनी बनी? 10, ये ऊपर आ गया 10। टाइम, टाइम कितना है? 5.0। जब 10 को 5.0 से डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द जो वेव होगी वो आएगी 2.0 हर्ट्ज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ये होगा। अब इसका मकसद ये हुआ कि वो जो 10 वेव्स थी, वो जो 10 वेव्स बनी जिनको टाइम इतना लगा, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2.0 हर्ट्ज होगी। उम्मीद करता हूं ये एमसीक्यूज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पर। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेकंड एमसीक्यूज है वो क्या है? वाटर वेव्स कैन बी यूज टू शो। कह रहा है कि वाटर की जो वेव्स हैं वो शो करती हैं। क्या क्या शो करती हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। ये 3 अमल हैं, ये वाटर की वेव्स शो करती हैं। अच्छा, ईच ऑफ दीज, अब आप ये बताएं विच रो शोज, वो कौन सी रो है? 4 रोज हैं, 1 2 3 4, ये 4 रोज हैं, वो बता रही हैं वेदर और नॉट। आप बताएं कि इनमें से कौन सी बात है या नहीं है। अच्छा, क्या बात? नॉट द स्पीड ऑफ द वाटर वेव चेंजेस। बताएं कि इनमें से कौन सी रो है
जिसमें वाटर की स्पीड जो है वो चेंज होती है या वाटर की स्पीड जो है वो चेंज नहीं होती, हमें ये बताना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वाटर की जो स्पीड होती है, जब वाटर की वेव्स बनती हैं तो उनकी जो वाटर की जो स्पीड होती है, जो रफ्तार होती है, वो रिफ्लेक्शन में जो है वो चेंज नहीं होती। रिफ्लेक्शन में वाटर की स्पीड चेंज नहीं होती। रिफ्रैक्शन की अगर बात करें तो रिफ्रैक्शन में जो है वाटर की स्पीड चेंज होती है। ठीक है, ओके जी। अगर हम डायफ्रैक्शन की बात करें तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि डायफ्रैक्शन में जो है वाटर की स्पीड चेंज नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर की जो स्पीड है, जब वाटर की वेव्स बनती हैं तो वाटर की जो स्पीड होती है वो रिफ्लेक्शन में और डायफ्रैक्शन में चेंज नहीं होती। सिर्फ रिफ्रैक्शन ही एक अमल होता है जिसमें वाटर की स्पीड चेंज होती है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका ये सी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड एमसीक्यूज पर। अब स्टूडेंट्स हम थर्ड एमसीक्यूज पर आते हैं। थर्ड एमसीक्यूज क्या है? द डायग्राम्स शो वाटर वेव्स दैट मूव मोर स्लोली आफ्टर पासिंग इनटू शैलो वाटर। कह रहा है कि ये जो आप नीचे डायग्राम, 4 डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जो वाटर की वेव्स हैं वो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती हैं, मतलब जब डीप से शैलो में जाती हैं, तो फिर विच डायग्राम शोज व्हाट हैपन टू दीज। तो आप ये बताएं कि जब वाटर की वेव्स डीप से शैलो में जाती हैं तो फिर उनके अंदर क्या क्या होता है, और जो जो होता है वो आप इन तस्वीर में से देखकर हमें बता दें। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट छोटा सा क्लियर कर लें, मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। अब सबसे पहली बात कि जब वाटर की वेव्स जब डीप से शैलो रीजन में जाती हैं तो फिर उनके अंदर तब्दीलियां आती हैं। जब वाटर की वेव्स डीप से शैलो में जाती हैं तो उनमें तब्दीली आती है। किस किस में तब्दीली आती है? वाटर के वेव्स के डायरेक्शन में चेंज आ जाता है, वाटर की वेव्स की जो स्पीड है उसमें चेंज आ जाता है, वाटर की वेव्स की जो वेवलेंथ है उसमें भी क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। सिर्फ एक चीज चेंज नहीं होती, उससे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अब ये तीनों बातें याद रख लें, डायरेक्शन, स्पीड और वेवलेंथ, ये तीनों चेंज हो जाती हैं जब वाटर डीप से शैलो रीजन में जाता है। ठीक है, तो अब देखें, आप इन तस्वीरों को देखें और मुझे बताएं। अब इसमें देखें कि वाटर की वेव्स, अब ये जो ब्लैक कलर का रीजन आपको नजर आ रहा है, ये ब्लैक कलर जो है ये डीप है, और ये जो आपको हल्का हल्का इधर कुछ भी नहीं है, वाइट है, ये शैलो है। ठीक है, तो जब यहां से वाटर की वेव्स गई, ये डायरेक्शन देखें, इधर भी डायरेक्शन वही है, इधर भी डायरेक्शन वही है, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। इट मींस दैट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि वाटर की वेव्स यहां से इंटर हुई, और आगे जैसे ही इधर जाती हैं तो इनका जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इनका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो एक बात तो इनके अंदर हो गई। नंबर 2, अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो इधर देखें, इधर जो वेवलेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा ही है। ठीक है, हल्के देखें, हर किसी में जो वेवलेंथ है वो देखें जो है वो सेम है। ठीक है, और इधर तो देखें बात ही खत्म हो रही है। इसका मतलब ये तो ऑप्शन कतई नहीं होगा। ठीक है, अगर हम तीसरे की बात करें, इसमें आप देखें कि सबसे पहली बात कि डीप वाटर में देखें डायरेक्शन इसका ये है, मगर जब शैलो में आता है तो इसका डायरेक्शन थोड़ा नीचे हो जाता है, तो डायरेक्शन चेंज एक बात हो गई। नंबर 2, वेवलेंथ चेंज होगी। तो आप देखें इधर जो डीप के अंदर ये जो दो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, इधर डिस्टेंस और इनके दरमियान डिस्टेंस
इधर बीच में डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो देखें सेम है, मगर आप जब शैलो में देखें इधर जो डिस्टेंस है, इधर वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो थोड़ा उससे कम है। इधर डिस्टेंस ज़्यादा है और इधर डिस्टेंस क्या है, कम है। तो इसका मतलब वेवलेंथ भी जो है वो क्या हो रही है, वो भी चेंज हो रही है। और उसके अलावा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें पता है कि वाटर की वेव जब डीप से शैलो में जाती हैं तो जो खासियतें मैंने अभी आपको बताई वो खासियतें आपकी सी में हो रही हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा भला डी को थोड़ा देख लेते हैं। डी में देखें कि वेव का डायरेक्शन जो है यहाँ भी सेम है डीप में और शैलो में भी सेम है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका मतलब आपका सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अभी स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे चौथा नंबर एमसीक्यूज। क्या कह रहा है, द डायग्राम शोज अ वाटर वेव अप्रोचेज अ बैरियर विद अ गैप। कह रहा है कि ये जो नीचे आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें जो वाटर की वेव्स हैं वो आकर पहुंच जाती हैं, कहाँ पे पहुंच जाती हैं, बैरियर पर। बैरियर कहते हैं रुकावट को, किसको कहते हैं, रुकावट को। ठीक है, और उसी बैरियर के बीच में ना एक गैप है, ठीक है, एक स्पेस छोड़ा हुआ है। अच्छा, द वेव रीचेज पॉइंट पी, और वही वेव्स पहुंच जाती हैं किसी पॉइंट पी पर। What is the name of the fact that caused the wave to reach point P? तो कह रहे आप ये बताएं कि हालांकि इन बैरियर्स के बीच में ये तो रुकावट है, ठीक है। सबसे पहले थोड़ी तस्वीर को थोड़ा समझना है, ठीक है, गौर करना। ये मैंने तस्वीर अलग से बनाई है। अब देखें ये कौन है, ये रुकावट है, ठीक है। और ये जो तीन लाइनें आपको नजर आ रही हैं ये कौन है, वाटर की वेव्स हैं। अच्छा, वो कहाँ जा रही हैं, ये जो एरोज आपको नजर आ रहे हैं ये वेव्स का क्या है, डायरेक्शन है कि वेव जा किस तरफ रही हैं। अच्छा, ये सीधा जा रही हैं। तो कह रहा है ये जब वेव्स के बीच में और ये बीच में क्या है, ये बीच में क्या है, ये आपका गैप है, ठीक है। तो कह रहा है जब वाटर की वेव्स ऐसे सीधा आ रही हैं तो उनको तो सीधा आके गैप से गुजर के और ऐसे आगे चले जाना चाहिए था, ऐसे आगे चली जाती वेव्स, ऐसे आगे चली जाती। मगर ये जैसे ही वेव्स इंटर हुई और इस पी पर कैसे पहुंची, तो बेटा बिल्कुल आसान है। इसका मतलब है कि वेव्स जब किसी, अब ये याद कर लें, जब वेव्स किसी रुकावट से टकराती हैं, जब वेव्स किसी रुकावट से टकराती हैं तो वेव क्या करती हैं, उस रुकावट के अराउंड, अगर उनके बीच में गैप होता है, अगर उनके बीच में गैप होता है, रुकावट के बीच में गैप होता है, तो नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो जैसे ही जब आती हैं वेव्स उस रुकावट से टकराती हैं तो फिर क्या करती हैं, उसके अराउंड ऐसे ऐसे गोल घूम रही होती हैं, ऐसे ऐसे गोल घूम रही होती हैं। इसका मतलब जब वेव किसी रुकावट से टकराती है तो किस फॉर्म में घूमती है, सर्कुलर फॉर्म में जो है गोल घूमती रहती है, गोल घूमती रहती है। जब गोल ऐसे घूमती रहेंगी, इसके अराउंड गोल घूमती रहेंगी तो कहां पे आके पहुंचेंगी, इस पी पर। और इस अमल को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन क्या है, जब नंबर ऑफ वेव्स किसी रुकावट से टकराएं और उधर ही जो है वो सर्कुलर फॉर्म में गोल घूमती रहें तो उसे हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। तो यहां पर जो नंबर ऑफ वेव्स इस पी पर पहुंची वो कैसे पहुंची, किस अमल की वजह से पहुंची, हम कहेंगे डायफ्रैक्शन की वजह से पहुंची। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज पर। अब स्टूडेंट जो 5 नंबर एमसीक्यूज है वो क्या है, वाटर वेव्स पास फ्रॉम डीप इनटू शैलो रीजन। जब वाटर की वेव्स डीप से शैलो रीजन में जाती हैं, रिफ्रैक्टेड, वो रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, बताएं वो वेव की कौन सी खासियत है, विच विल रिमेन कॉन्स्टेंट, वो हमेशा सेम रहती है। वो कौन सी खासियत है जो सेम रहती है, मतलब वो चेंज नहीं होती। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेव्स के अंदर खासियत कौन कौन सी होती हैं। तो याद रखिएगा, जब वाटर की वेव्स डीप से शैलो रीजन में जाती हैं तो उनकी क्या क्या चीजें चेंज हो जाती हैं। नंबर 1, उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है,
उनकी स्पीड चेंज हो जाती है और उनकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। सिर्फ एक चीज चेंज नहीं होती और उसका नाम है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती, बस इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। जब नंबर ऑफ वेव्स डीप से शैलो में जाएंगी तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, बाकी डायरेक्शन, स्पीड, वेवलेंथ चेंज होगी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो फ्रीक्वेंसी होगा। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पर। अब हमारे पास जो 6 एमसीक्यूज है वो क्या है, विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ, बने खासियत, करेक्टरिस्टिक का मतलब है खासियत, ऑफ वेव। बताएं कि इन चारों में से कौन सी खासियत वेव की नहीं होती। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि वेव्स के अंदर खासियतें कौन कौन सी हैं, तो चंद मैंने लिखी हैं। तो देखिए, आपकी जो वेव्स के अंदर खासियतें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। वेव्स का टाइम पीरियड भी होता है, पीरियड कहें या टाइम पीरियड कहें, वेव का टाइम पीरियड भी होता है, वेव का एम्पलीट्यूड भी होता है, वेव की वेलोसिटी भी होती है। वेव की सिर्फ एक चीज नहीं होती, वेव के अंदर ये खासियत तो कभी भी नहीं होती, और भी खासियतें होती हैं इनके अलावा, मगर ये खासियत तो कतई नहीं होती। कौन सी, कि वेव का वजन होता है। हम कहेंगे नहीं, वेव के अंदर वेव की ये खासियत तो कतई नहीं होती, वेव का कोई वजन नहीं होता। ठीक है, तो इनमें जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वेव की कौन सी खासियत नहीं है, कि उसका मास नहीं होता, उसका कोई वजन नहीं होता। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है वो एमसीक्यूज पर। अब हमारे पास जो 7 एमसीक्यूज है वो क्या है, व्हेन एन ओसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। कह रहा है एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो ओसिलेट कर रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है। ठीक है, और वो किस में है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। तो आप ये बताएं इट्स मैक्सिमम स्पीड, तो इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड होगी अकर्स ज़्यादा होगी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये एग्जाम्पल आप देख लें। ठीक है, अब आप ये तस्वीर देखें, इसमें आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। फर्ज करें कि ये कोई सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, इसके अंदर हमने जो है ना एक बॉल जो है वो लगा दी है, एक बॉब है। ठीक है, अब ये वाली जो पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन, जहां से मोशन स्टार्ट होगा मीन पोजीशन, या फिर हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, और ये वाली पॉइंट या ये वाली पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, या फिर हम कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट, या फिर हम कहते हैं पीक। ठीक है, तो बेटा याद रखिएगा कि ये जब यहां से जाएगा, ऐसे मूव करता हुआ जाएगा, जब यहां पे जाएगा तो यहां पे इसके अंदर कुछ खासियतें होंगी और यहां पे भी इसके अंदर कुछ खासियतें होंगी। नंबर 1 कह रहा है ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहां पर जो वेलोसिटी होगी ना वो मैक्सिमम होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी। कैसे, आप देखें जब ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर जाता है, जब वो ऊपर से नीचे आता है, जब यहां से गुजरता है तो कितनी तेज़ी से गुजरता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से गुजरेगा, और यहाँ पे जाकर थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाएगा और एकदम के लिए थोड़ी देर के लिए वो रुक जाएगा और फिर वो वापस आएगा। जब यहाँ से गुजरेगा थोड़ा स्पीड से गुजरेगा, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ना वो ज़्यादा होगी। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और ये हाइट पर नहीं है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, 0। अब यहाँ पर थोड़ा देख लें, एक्सट्रीम पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी ना वो 0 होगी। अब क्यों 0 होगी, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक जाएगा, अब यहां पे थोड़े चंद सेकंडों के लिए या चंद नैनो सेकंड के लिए क्या होगा, थोड़ा सा रुक जाएगा, रुकेगा तो ही वापस होगा ना। तो इसका मतलब थोड़ा जब रुकेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अगर वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो भी 0। मगर देखें यहां से लेकर यहां पर जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो ये एक हाइट है, तो हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होगी। जब ये यहाँ से आएगा
तेज और तेज और तेज और तेज, जब यहां पे आएगा तो यहां पे बहुत तेज होगा, फिर आहिस्ता स्लो 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 होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, एक वक्त आएगा थोड़ी देर के लिए वेलोसिटी जीरो, फिर अगेन वापस। तो इसका मतलब एक ही पॉइंट है, मीन पॉइंट, जहां पे इसकी जो रफ्तार है, जो स्पीड है, वो क्या हो जाएगी, मीन पॉइंट पर ज्यादा होगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, कि इन्होंने पूछा कहां पे वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी, तो हम क्या कहेंगे, कहां पे ज्यादा होगी, हम कहेंगे कि कौन सी पॉइंट पे ज्यादा होगी, जो इसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट है उस पे जो है वो ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी जो है वो सारा कुछ समझा दिया है, ठीक है। ओके जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन एमसीक्यूज पर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 8 एमसीक्यूज है। 8 एमसीक्यूज क्या है, इन एन ओसिलेटिंग पेंडुलम, कह रहा है कि एक पेंडुलम है वो ओसिलेट कर रहा है, वो टू एंड फ्रो कर रहा है। द बॉब एसिलरेट्स, उसका जो बॉब है उसकी रफ्तार कम ज़्यादा हो रही है। फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन से, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है फिर वो लाजिम बात है वापस आएगा। तो वो किसकी वजह से वापस आता है, तो आप थोड़ा सा इस तस्वीर को देखें कि अब ये एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। जब ये एक्सट्रीम पॉइंट पर फर्ज करें, ये यहां पर मौजूद है, ये बॉडी जो है वो इस पॉइंट पर मौजूद है, यहां पे मौजूद है। जब यहां से नीचे उतरेगा, पहले वेलोसिटी इसकी क्या होगी, जीरो होगी। आहिस्ता 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 रफ्तार क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब रफ्तार में क्या आएगा, चेंज आएगा। जब किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो यहां बॉडी जब एक्सट्रीम पोजीशन से नीचे आएगी तो इसका मतलब है उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो ये जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, ये किसकी वजह से हो रही है, कौन सी ऐसी खास बात है जिसकी वजह से हो रही है। तो नंबर 1 कह रहा है इनर्शिया, नहीं, इनर्शिया की वजह से नहीं, इसका जो बॉब के अंदर जो बोझ है इसकी वजह से नहीं, ठीक है। द वजन, अब इनर्शिया एक अलग पार्ट है। टेंशन, नहीं, टेंशन की वजह से भी नहीं, रस्सी के अंदर जो खिंचावट है उसकी वजह से भी नहीं। विंड, हवा की वजह से भी नहीं। ये इनर्शिया वाला सुन ले, इनर्शिया एक ऐसा मर्ज है, इनर्शिया एक उस बला का नाम है जो चाहती है कि बॉडी जिस हालत में है उसी हालत में रहे, ठीक है। ये हमेशा रेस्ट और मोशन के खिलाफ होती है। फिर कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या इसकी वजह से जो बॉडी है एक्सट्रीम से वापस बैक आ रही है, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो याद रखिएगा, ये जो बॉडी एक्सट्रीम पर जाती है दोबारा इधर वापस आती है, बॉडी वापस आती है, वो एक ही फोर्स है जिसकी वजह से वापस आती है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जमीन हर बॉडी को जो है अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है ना, जमीन हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉब एक्सट्रीम से मीन पॉइंट पे आ रहा है, वापस आ रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वापस आ रहा है, ना कि इनर्शिया की वजह से, ना कोई इस रस्सी की कोई खिंचावट की वजह से, ना जो है हवा की वजह से, बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है ये वापस आ रही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो 9 एमसीक्यूज है वो क्या है, इन द बॉल एंड बाउल सिस्टम में जो मीन पोजीशन होती है वो बाउल में कहाँ पे होती है, ये हमें बताना है। तो 1 सेकंड का काम है, मैं आपको जवाब बता दूंगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब फर्ज करें कि ये हमारे पास जो है वो एक कटोरी नुमा शक्ल है, उसमें हमने बॉल रख दी है। अगर कटोरी नुमा शक्ल है तो इसको कहेंगे बाउल, और इसके अंदर बॉल है तो बॉल एंड बाउल सिस्टम, ठीक है। अब फर्ज करें बॉल यहां पर है, ये इसकी जो है वो कौन सी पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, या हम कहेंगे मीन पोजीशन। ये कौन सी पॉइंट है, ए और बी, ये है एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है। अब अगर मैं इस बॉल को यहां से मूव करवाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब फोर्स अप्लाई करूंगा तो यहां से बॉल कहां पे पहुंच जाएगी, ए पे बॉल पहुंच जाएगी, ठीक है। जब ये बॉल ए पर पहुंचेगी तो यहां से दोबारा मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिलीज करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर देना पड़ेगा। जब एक्सटर्नल फोर्स को मैं जीरो कर दूंगा
तो ये जो बॉल है ये दोबारा कहाँ आएगा, ये वापस आएगा। तो भाई मैंने ए पर छोड़ा तो ये वापस क्यों आ रहा है, भाई किस लिए आ रहे हो। तो ये बॉल बोलेगा भाई मैं मजबूर हूं, मुझे कोई बंदा है जो मुझे खींच रहा है, और वो कौन है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, या हम कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। भाई मुझे ये फोर्स है जो मुझे दोबारा वापस कर रही है। अच्छा जब वापस आएगा तो भाई अगर वापस आ रहे हो तो यहां पे ठहर जाओ ना, गए तो यहां से थे ना। तो बोलेगा नहीं भाई, नहीं भाई मैं मजबूर हूं, मुझे कहीं ऊंचाई से छोड़ा जा रहा है, किसी एक्सट्रीम से छोड़ा जा रहा है, तो मैं नहीं रुक रहा भाई, मैं वापस जा रहा हूं। तो आगे जाएगा, अरे भाई आपको तो रुकना था, आप आगे क्यों जा रहे हो। तो इसको ये जो आगे लेके जा रहा है ना, ये कौन लेके जा रहा है, इनर्शिया लेके जा रही है, उसका अपना ही वजन उसको लेके जा रहा है आगे की तरफ। तो जब यहां पे पहुंचेगा फिर भी नहीं रुकेगा, फिर वापस आएगा। तो इसको वापस कौन लेके आ रहा है, इसको वापस कौन लेके आ रहा है, वही दोबारा रीस्टोरिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स वापस लेके आ रही है। तो एमसीक्यूज में सवाल ये था कि बताएं बॉल एंड बाउल सिस्टम में जो मीन पोजीशन है वो कौन सी होती है। तो हम कहेंगे बाउल का जो सेंटर होता है, बाउल का जो सेंटर होता है, ये जो है बाउल, द सेंटर ऑफ द बाउल इज द मीन पोजीशन। ये जो है ना, ये आपकी एमपी है, मीन पोजीशन। और बाकी मैंने आपको पॉइंट पहले भी बताई थी कि इस पॉइंट पर क्या क्या होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, वेलोसिटी जीरो होती है। ये मैं पहले जो है पेंडुलम वाले केस में बता के आया हूँ, ठीक है। तो बॉल एंड बाउल सिस्टम में जो मीन पोजीशन है वो कौन सी है, सेंटर ऑफ द बाउल है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पर। स्टूडेंट्स हमारे पास जो 10 एमसीक्यूज है वो क्या है, ऑसिलेशंस आर डैम्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। कह रहे जो ऑसिलेशंस का जो डैम्ड होना है वो किसकी वजह से होता है। तो इसको तो थोड़ा सा समझते हैं ना। अब देखें, मैंने कुछ बातें जो है वो आप लोगों के लिए लिखी हैं। अब यहां पर देखें कि एक बॉडी है वो ऑसिलेट कर रही है, ऑसिलेशंस कर रही है, मगर उसकी जो ऑसिलेशन है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका जो एम्पलीट्यूड है, वो स्लोली क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब पहले समझते हैं डैम्प्ड है क्या। जब कोई बॉडी ऑसिलेशन करती है, जब भी कोई बॉडी ऑसिलेशन करती है, अगर उसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के गुजरने से आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड अगर कम हो जाता है तो हम उसे कहते हैं डैम्ड ऑसिलेशन। भाई डैम्ड जो ऑसिलेशन है, बॉडी जब ऑसिलेशन करती है तो उसका एम्पलीट्यूड कम क्यों होता है, वक्त के गुजरने से क्यों होता है। तो उसके सिर्फ एक रीजन जो है हमारे बुक में दिया गया है कि भाई वो है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। फ्रिक्शन फोर्स है जिसकी वजह से जो है बॉडी की जो ऑसिलेशंस हैं, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और नीचे नेगेटिव, ये स्लोली आहिस्ते आहिस्ते देखें डिस्प्लेसमेंट, इसका ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो आहिस्ता पहले देखें ज़्यादा है, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है वक्त के गुजरने से। क्यों हो रहा है, तो हम कहेंगे एक रीज़न जो है आपका फ्रिक्शन की फोर्स है, ठीक है। नंबर 2, यही एक फ्रिक्शन फोर्स, ये जवाब काफ़ी नहीं होगा। तो ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड उनका जो कम होना है वक्त के साथ साथ, उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि जो ऑसिलेशंस की जो एनर्जी है, ऑसिलेशंस की जो एनर्जी है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इस वजह से ऑसिलेशंस का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है वक्त के गुजरने से। जब आप कोई काम करते हैं पहले आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है आप काम कम करते रहते हैं, कम करते रहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो एनर्जी है वो भी क्या हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। ये जस्ट मैं समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, डोंट बी सीरियस, ठीक है। तो याद रखिएगा जो ऑसिलेशंस का जो डैम्प्ड होना है वो 2 रीजंस की वजह से है, मगर हमारे बुक में जो है
एक रीजन अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं, अगर होए है तो टिक कर लेते हैं। लीनियर मोशन नो, रीस्टोरिंग फोर्स नो, मैकेनिकल फोर्स नहीं। ये देखें सी ऑप्शन में जो है वो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो मौजूद है, इसकी वजह से जो है वो ऑसिलेशंस जो है वो उनका जो एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, ओके जी। तो ये आपके एमसीक्यूज खत्म हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। अपने दोस्तों में, फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई बात नहीं समझ में आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इंसान है, गलती हो जाती है। ठीक है, मुझे आप मेरी गलती को सही भी कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ तो इसका मतलब आप भी कर सकते हैं। हम सब एक ही जैसे इंसान हैं, सिर्फ आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।